और उधर बिहार बीजेपी ने आज सभी 45 जिला अध्यक्षों के लिए नए नामों पर मुहर लगा दी है। अब इनमें उन तमाम जिला अध्यक्षों की छुट्टी कर दी गई है जिन्होंने अपने 2 टर्म पूरे किए थे। आपको ये रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर बताते हैं। नीतीश ने किया दगा, बीजेपी का भाग्य जगा। बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा, वैसे तो ये कहावत है, लेकिन इन दिनों बिहार में बीजेपी की सियासत पर सटीक बैठ रही है, क्योंकि बिहार में अगड़ी और पिछड़ी जातियों का फॉर्मूला सबसे ज्यादा बीजेपी के कोर वोट बैंक माने जाने वाले सवर्ण समुदाय के लिए सियासी तौर पर फायदेमंद रहा है। इसी का नतीजा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का पूरा फोकस बिहार पर है, क्योंकि दिल्ली में लाल किले का रास्ता बिहार और यूपी से होकर ही जाता है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी है, इसलिए बिहार ही अहम हो जाता है। यही वजह है कि नीतीश से अलग होने के बाद पिछले साल 23-24 सितंबर को पूर्णिया और किशनगंज में अमित शाह का दौरा बीजेपी की किलेबंदी का पहला पड़ाव था। इसके बाद 11 अक्टूबर अमित शाह का दूसरा बिहार दौरा इस किलेबंदी की अगली कड़ी थी और पिछले हफ्ते 3 जनवरी को जेपी नड्डा का वैशाली दौरा इस किलेबंदी को और मजबूत कर गया। बिहार बीजेपी ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने उन जिलाध्यक्षों को हटा दिया है जिन्होंने अपने 2 टर्म पूरे कर लिए हैं। ऐसे जिलों में जिलाध्यक्ष नए नियुक्त किए गए हैं। साथ ही जिन जिलाध्यक्षों ने अभी एक ही टर्म पूरा किया है, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जाहिर है अब बिहार में बीजेपी पूरी तरह से जातीय समीकरण को साध कर आगे बढ़ना चाहती है। इससे बीजेपी को लगता है कि फायदा होगा, जबकि जेडीयू बीजेपी के इस दावे को नकार रही है। प्रदेश स्तर पर संगठनात्मक फेरबदल होते रहते हैं और 2 टर्म पूरा करने वाले जिलाध्यक्षों को हटाकर नए लोग की नियुक्ति होती रही है। एक समान प्रक्रिया है। नए लोगों को मौका मिलता है जो उत्साही होते हैं और जो अच्छा काम करते हैं, और उनको भी उचित सम्मान मिलता है जो पहले से काम करते होते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रक्रिया चलते रहती है, संगठन का मामला है। बता दें कि बिहार भाजपा कोर कमेटी की बैठक में सभी 45 संगठनों के नाम पर मुहर लगा दी गई। इन सभी के नाम 14 जनवरी के बाद सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। बिहार में अगले साल लोकसभा के चुनाव के साथ ही बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में पार्टी अपने जनाधार को मजबूत बनाए रखने के लिए इस तरह के प्रयोग कर रही है और इन पदों पर चयन के मामले में सभी मानकों का ख्याल रखा गया है। पुरानी एक प्रक्रिया बनी हुई है, कोई एक ही आदमी रहे संभव थोड़ी है। प्रदेश अध्यक्ष भी 2 टर्म भी रहते हैं, 1 टर्म भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि 2 टर्म बाध्यता है, 1 टर्म अच्छा नहीं काम करेंगे तो 1 टर्म में भी हटाए जा सकते हैं। तो ये सामान्य प्रक्रिया है पार्टी की। हर पार्टी में ऐसा नियम होता है कि प्रदेश अध्यक्ष हों, जिला अध्यक्ष हों या कोई भी हो, उनकी बदलाव होते रहता है और नए लोगों को मौका मिलते रहता है। भाजपा के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि महागठबंधन के स्वरूप के आगे ये लोग कहीं टिकने नहीं वाले हैं। आज तक तो नीतीश कुमार जी के चेहरे पर एनडीए में सहयोगी के रूप में ये लोग बिहार में सत्ता तक पहुंच पाए, लेकिन धरातल पर इन लोगों का राजनीतिक वजूद नहीं है। ये लोग जानते हैं कि इन लोगों ने कभी असली मुद्दों की राजनीति नहीं की है, हमेशा मुद्दों से ध्यान भटकाया है, समाज में तनाव पैदा किया है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की है। तो अब ये लोग अपने संगठन में कितना भी फेरबदल कर लें, कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन इनके असली चेहरे को बिहार की जनता, देश की जनता जान चुकी है। इसलिए आने वाले किसी चुनाव में इनको जीत नहीं मिल सकती है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हर चौथा विधायक सवर्ण है, जबकि यादव, कुर्मी और कुशवाहा समुदाय के विधायक पहले से कम हो गए। अब जरा पार्टी के वोट बैंक पर नजर डालते हैं। यादव आरजेडी का वोट बैंक माना जाता है, जिससे बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं है। कुर्मी, जिसे नीतीश का वोट बैंक माना जाता है, बीजेपी निस्संदेह इसमें सेंधमारी करने वाली है और कुशवाहा इस वोट बैंक में भी टूट तय है, क्योंकि फिलहाल कुशवाहा के नेता उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के साथ हैं, लेकिन आरजेडी के साथ जाने के नीतीश के फैसले से खफा हैं। बचे सवर्ण, जिसे बिहार में लालू ने कभी भूरा बाल साफ करो की संज्ञा दी थी। भूरा बाल यानी कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला साफ करो। बिहार की राजनीति से सामाजिक न्याय के नाम पर इन जातियों को मिटाने के कैसे प्रयास हुए थे, इसे उस दौर के लोग बखूबी जानते और समझते हैं। बिहार में सवर्ण करीब 18% हैं। सबसे ज्यादा भूमिहार समुदाय से हैं। बिहार में भूमिहार 6% हैं,
तो ब्राह्मण 5.5% और राजपूत भी करीब 5.5%। बिहार में सियासी तौर पर भूमिहार समाज काफी प्रभावी रहा है। राज्य में अधिकतम जमीन जायदाद इसी समुदाय के पास होने के चलते दूसरी अन्य जाति के वोटरों को भी ये प्रभावित करते हैं। आजादी के बाद भूमिहार समुदाय कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा, लेकिन बीजेपी के उदय के बाद उसका कोर वोट बैंक बन गया। बिहार विधानसभा के 243 में से 64 विधायक सवर्ण हैं, जिनमें से 21 भूमिहार हैं। यही वजह है कि हाल के दिनों में तेजस्वी भी अपने पिता के नारे से अलग MY के दायरे से निकलकर A to Z की पार्टी बनाने में लगी। तब तो तेजस्वी ने कभी कहा था कि बिहार में भूमिहार समाज और यादव एकजुट हो जाएं तो कोई हमें सत्ता से दूर नहीं कर सकता। आरजेडी की बदलती सियासत समझने के लिए ये बयान काफी है, जो इस वक्त बीजेपी का वोटर माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब आइए जरा इस खबर का टॉप एंगल समझ लेते हैं। दरअसल बिहार में बीजेपी की स्थिति को अब जरा समझने की जरूरत है। कुर्नी उपचुनाव में महागठबंधन की हार हुई। यहां बीजेपी का अति पिछड़ा कार्ड सुपरहिट रहा था। निकाय चुनाव में भी बीजेपी का जनाधार मजबूत दिखा और 17 नगर निगमों में से बीजेपी और महागठबंधन की ताकत समान दिखना इसका संकेत है। पटना नगर निगम पर सीता साहू की जीत बीजेपी की बड़ी जीत बताई जा रही है और ये इस बात का संकेत है कि यादव वोट बैंक और मुसलमान वोट बैंक भले महागठबंधन के साथ रहा, लेकिन अति पिछड़ा वोट बैंक जिसने कुर्नी की तरह पटना में भी नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। बिहार की भविष्य की राजनीति किस ओर जा रही है, निकाय चुनाव इसका संकेत है और अति पिछड़ा वोट बीजेपी के साथ है, जबकि बहुत ज्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण महागठबंधन के लिए भारी पड़ता जा रहा है।